यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास करते हैं स्टार्ट अपनी। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट रिगार्डिंग द मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जो संविधान, पहला जो इसमें जो है, ये भारतीय संविधान में कुछ रियासतों का प्रतिनिधित्व नहीं था। द सम रेजिडेंट्स वर द रिप्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। दूसरा है हमारा जो संविधान सभा का जो चुनाव प्रत्यक्ष थे, लेकिन समिति जो मताधिकार के साथ। थर्ड ऑप्शन है हमारा जो संविधान सभा के जो स्थायी सदस्य के रूप में भी कार्य किया गया। फोर्थ है हमारा जो कुछ संविधान प्रावधान जो 26 जनवरी 2000 पहले से ही लागू हो गए थे। इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ए ऑप्शन है हमारा 2 और 3, बी में हमारा जो है 3 और 4, सी में हमारा जो 1 और 4 और डी में हमारा जो है 2 और 3। तो भी इसमें बताना है, तो इसमें हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। 3 और 4 हमारा सही है, 3 और जो 4 हमारा सही है कि पहले भी संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में भी कार्य किया है स्थायी, और जो 26 जनवरी से पहले कुछ जो हमारे जो प्रावधान लागू हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कथन 1 गलत है क्योंकि संविधान सभा में रियासतों का प्रतिनिधित्व था, और जो कथन 2 गलत है क्योंकि जो संविधान सभा का जो अप्रत्यक्ष चुनाव था। शेष कथन सही है। तो सारी चीजें देखो, व्याख्या भी दिखा दी मैंने, एक्सप्लेनेशन पूरी जो। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारे संविधान सभा के रियासतों प्रत्यक्ष निर्वाचनों को शामिल किया गया था। दूसरा ऑप्शन है हमारा जो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के संविधान के लिए सदस्य प्रांतीय विधानसभा के सदस्य के अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। थर्ड ऑप्शन है हमारे संविधान सभा के जो आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष निर्वाचित इनडायरेक्ट इलेक्टेड एंड द आंशिक रूप से जो निकाय तो नॉमिनेट्स बॉडीज बनाने की योजना थी। तो फिर में से कौन सा गलत है? तो विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट? तो कौन सा है ये हमें करेक्ट और नोट करके बारे में पूछना। तो केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 2 और 3 और केवल 3। तो भाई इसमें हमारा केवल फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर जो हमारा है ये है इसके अकॉर्डिंग। तो देखो पहला ही गलत है, बाकी सारी चीजें मतलब सही जो इसके हिसाब से ये है। क्योंकि गलत क्योंकि संविधान सभा में रियासतों के मनोनीत सदस्य शामिल थे। भाई देखो अगर तुम्हें समझ में आ रहा, थोड़ा सा भी हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे अपने दोस्तों तक। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, इसके साथ आप बहुत सारे क्वेश्चन देख लेंगे, तो वहां से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स। तो ये पहला हमारा जो संविधान को 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था, लेकिन संविधान के सभी प्रावधान इस तारीख को लागू नहीं हुए थे। दूसरा ऑप्शन है हमारा जो 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रारंभ की तारीख के रूप में माना जाता है। और देखो भाई कौन सा इसमें करेक्ट है, तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ये हमें चूज करना है। तो फर्स्ट है हमारा जो केवल ओनली 1, फिर हमारा दूसरा, केवल 2, 1 और 2 और नए 1 और नए 2, ये हमें बताना चूज करके इसमें से कौन सा सही है। तो भाई इसमें हमारा दोनों ही करेक्ट है क्योंकि दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निम्नलिखित में से कौन सी समिति की अध्यक्षता की थी? तो विच फॉलोइंग द कमिटीज हैज बीन द चेयर्ड द सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जो राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति, तो कमिटीज ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ विद द स्टेट्स। सेकंड ऑप्शन है हमारा जो है मौलिक अधिकारों की समिति, द कमिटीज ऑन द फंडामेंटल राइट्स। थर्ड ऑप्शन है हमारा जो अल्पसंख्यकों की समिति, कमिटीज ऑन द माइनॉरिटीज। तो निम्नलिखित में से कौन कोड का प्रयोग करके सही उत्तर जो चुनिए? तो विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो 1, 2 और 3, दूसरे में आ जाएगा 1 और 2, सी में आ जाएगा 2 और 3, डी में आ जाएगा 3। यहाँ पे जो है सी इज द करेक्ट आंसर है 2 और 3। तो व्याख्या देख लेते हैं इसके। पर्याप्त मामलों की महत्वपूर्ण समितियां निम्नलिखित थी, इसमें जो कौन कौन सी थी? तो संविधान प्रारूप समिति, तो बी.आर. अम्बेडकर साहब थे इसके। दूसरे में जो राज्यों के बातचीत समय जो के लिए समिति जो पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर थर्ड में आ जाएगा मुख्य आयुक्त प्रांतों की समिति। फिर इसमें आ जाएगा फोर्थ संविधान समिति जिसके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसके। फिर आ जाएगा फिफ्थ जो प्रांतीय समिति संविधान समिति जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इसके जो अध्यक्ष। फिर सिक्स हमारा जो संविधान प्रारूप की जांच के लिए विशेष समिति, अध्यक्ष सर जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। सेवेंथ है हमारा जो है केंद्रीय शक्ति समिति, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एट्थ हमारा जो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों की समिति, सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रस्तावना में संशोधन के समिति निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है प्रस्तावना के लिए अब केवल जो एक संविधान संशोधन किया गया है। दूसरा ऑप्शन है जो यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो जनता पार्टी के द्वारा किया गया था। थर्ड ऑप्शन है संविधान प्रस्तावना को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति संशोधन किया जा सकता है।
तो उपयुक्त में से कौन सा जो सही है? तो केवल एक और दो, एक और तीन, फिर थर्ड में हो जाएगा 2 और 3, और डी में हो जाएगा 1 2 3। तो इसमें ए इज द करेक्ट आंसर है ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि ये दो गलत है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में कांग्रेस द्वारा किया गया था, जनता पार्टी सरकार द्वारा नहीं किया गया था ये। और कथन 3 गलत है, क्योंकि प्रावधान में संशोधन जैसे संविधान के दूसरे हिस्से में संशोधन एक विशेष बहुमत से द्वारा किया जाता है, सदन के सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से ये किया जाता है। उम्मीद है भाई देखो समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल ना बरतें, और पेशेंस बना के लंबी जो हमारी क्लास है पेशेंस बना के करना है, सारे क्वेश्चन ठीक होकर आएंगे, कोई सा भी एग्जाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से उद्देश्य से कौन सा कार्य करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जो यह इंगित करती है कि सरकार के अधिकारों से मिले हैं। दूसरा ऑप्शन में यह उद्देश्य को बताता है कि संविधान पूरा करने का प्रयास करते हैं। थर्ड ऑप्शन में इसे न्यायपालिका संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने की मदद मिलती है। तो नीचे गई कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो केवल ए हमारा 1 और 2, बी ऑप्शन हमारा जाए 1 और 3, सी में आ जाएगा 2 और 3, और डी में आ जाएगा 1 2 3। तो इसमें तीनों ही हमारे सही 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के निहित प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन हमारे संविधान के प्रारूप सबसे पहले प्रस्तावना को तैयार किया गया था। दूसरा ऑप्शन हमारे 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना के 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें समाजवादी, जो धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो ए हमारा केवल 1, बी ऑप्शन हमारा केवल 2, सी में आ जाएगा 1 और 2, डी में आ जाएगा ना तो 1 सही है ना 2 सही है। तो भाई ये बताना हमें कौन सा। तो इसमें भी केवल दूसरा ही हमारा करेक्ट है, क्योंकि पहला गलत है, क्योंकि संविधान के अन्य प्रावधानों को मसौदे का तैयार करने के लिए प्रस्तावना तैयार की गई थी, कि कथन 2 ही हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो कथनों को जो कौन सा गलत है, गलत बताना भाई। तो विच इज स्टेटमेंट इज द फॉल्स। तो प्रीम्बियल्स के रिगार्डिंग बताना है। तो दोनों लैंग्वेजेस में है भी ये। तो फर्स्ट हमारा प्रस्तावना किसी भी संवैधानिक संशोधन में बदला नहीं जा सकता। दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना के मूल्यों को अदालतों पर लागू नहीं किया जा सकता। थर्ड ऑप्शन है प्रस्तावना संसद की प्रभुसत्ता सुनिश्चित करती है। और तो इसमें से बताना है, नीचे देख कूट को सही उपयोग करके उत्तर चुनना है। तो केवल विच इज द करेक्ट। तो केवल एक और 2, सी माना केवल 2, और डी में आ जाए 1 2 3। तो इसमें 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं व्याख्या इसकी एक्सप्लेनेशन जो हमारा। तो कथन 1 गलत है, क्योंकि प्रस्तावना के संवैधानिक संशोधन के माध्यम से बदला जा सकता है इसको संविधान संशोधन से। दूसरा ऑप्शन है हमारा जो दूसरा गलत है, क्योंकि प्रस्तावना के उल्लेखित मूल्यों को न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है। यहाँ की अदालतें प्रावधानों को व्याख्या के लिए प्रस्तावना का पालन करती हैं। कथन 3 सही है, क्योंकि प्रस्तावना भारत के सार्वभौमिक जो घोषित करता है वो भारत के जो मुख्य भाग संसद है, क्योंकि ये यहाँ के लोगों जो एक प्रतिनिधि निकाय है और इस प्रकार की प्रस्तावना संसद की पूर्ण सत्ता निश्चित करती है। इस प्रकार जो कथन 1 और 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है भाई हमारा, प्रस्तावना के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन सा है? तो फर्स्ट है हमारा जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रस्तावना स्वीकार की गई थी। दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना भारत के लोगों को द्वारा संविधान की जो आकांक्षा बताती है। थर्ड ऑप्शन है हमारा जनसंग्रह के माध्यम से भारत के लोगों को प्रस्तावना की मंजूरी दी गई थी। तो इसमें से कौन सा तो कूटनीतिक कौन सा सही है? केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, और केवल 1 2 3। तो केवल 2 इज द करेक्ट आंसर है। तो कथन गलत है, क्योंकि जो प्रस्तावना संविधान के जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्यों से आधार पर की गई थी। थर्ड ऑप्शन हमारा जो गलत है, क्योंकि ये माना जाता है कि संविधान भारत के लोगों को अपने अधिकार प्राप्त करता है। इसका तथ्य से साबित हुआ है कि प्रस्तावना भारत के लोगों की अभिव्यक्ति के शुरू होता है। प्रस्तावना मंजूरी देने के लिए कोई जनमत संग्रह की नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य और संघ शासित राज्यों में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जो राज्यों के संघ भारत के लिए एक व्यापक अभिव्यक्ति है। दूसरा ऑप्शन हमारा राज्य अपनी शक्तियां केंद्र के साथ बांटते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा केंद्र शासित राज्यों में अधिकृत प्रदेशों और नियंत्रण प्रत्यक्ष के रूप में सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कूट में से कौन सा उत्तर सही उत्तर चुनना है। तो कौन सा है भाई? तो ए हमारा केवल 1, बी दूसरा ऑप्शन हमारा केवल 2, सी ऑप्शन हमारा केवल 2 और 3, और डी हमारा जो में से कोई नहीं। तो इसमें केवल फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। तो देख लेते हैं, कथन 1 गलत है, क्योंकि भारत का जो क्षेत्र राज्यों की तुलना में व्यापक अभिव्यक्ति है। भारत के क्षेत्र में राज्यों के साथ साथ जो केंद्र शासित जो
शामिल है। दूसरी ओर राज्यों की जो संघ की जो अभिव्यक्ति भारत सरकार के शामिल है, तो शेष कथन सही है, किस प्रकार जो कथन गलत है। नेक्स्ट है, भारत में नया क्षेत्र जोड़ने का अधिकार किसे मिला है? तो ए ऑप्शन हमारा सर्वोच्च न्यायालय को, बी ऑप्शन हमारे नए क्षेत्र के लोगों को, सी ऑप्शन हमारा जो केंद्रीय कार्यपालिका को, और डी ऑप्शन हमारा संसद को। तो संसद इज द करेक्ट आंसर है। तो भारत में नया क्षेत्र जोड़ने का जो है, तो पार्लियामेंट हैज द राइट्स ऑफ द न्यू टेरिटरी इन इंडिया। नए क्षेत्र को जोड़ने का जो ये किसके पास है? संसद के पास। तो अभी देखो जुड़े भी थे लद्दाख करिए कुछ समय पहले, तो एक क्वेश्चन बना था और आया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का नाम बदलने के लिए संसद में कितना बहुमत आवश्यक है? बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो भी इजी लगते हैं और इजी है भी नहीं। तो ए ऑप्शन हमारा उपस्थित मत का देने वाले का जो बहुमत द्वारा, बी ऑप्शन हमारा उपस्थिति मत देने वाले राज्यों के कम से कम 2/3 बहुमत और जो कुल संख्या के आधे से कम नहीं, और सी ऑप्शन हमारा जो कुल संख्या के जो बहुमत द्वारा, और डी ऑप्शन हमारा तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा। तो भाई उपस्थित मत देने वाले के बहुमत द्वारा इज द करेक्ट आंसर है। तो अगर संविधान में बहुमत का उल्लेख नहीं हो किया गया है तो इसे साधारण बहुमत माना जाता है, अर्थात जो अधिकांश सदस्य उपस्थित और जो मतदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है भाई हमारा, तो निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें बताना है क्या है सही, इसमें क्या गलत है। तो क्वेश्चन नंबर, तो ये हमारा है 14 है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्य का नाम क्षेत्र सीमा बदलने का विधेयक केवल उस राज्य लोकसभा के पेश किया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा अनुच्छेद 3 के तहत जो विधेयक भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर जो संसद में पेश किया जा सकता है। तो फिर कथन में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ना एक और दो। तो इसमें भी हमारा केवल दो इज द करेक्ट आंसर है। तो कथन एक गलत है, क्योंकि संसद में किसी संस्थान के 3 के विधेयक के रूप में पेश किया जा सकता है। कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान के तहत नागरिकता के प्रावधानों को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या है? With the reference of the provisions of citizenship under the Constitution, consider the following statements. तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जो संविधान को लागू होने के समय से निर्धारित किया गया था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान नागरिक कौन होगा। दूसरा ऑप्शन हमारा जो भारत के संबंधित निम्नलिखित संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो उपयुक्त में से कानून में कौन सा सही है? तो केवल एक, केवल दो, और जो केवल एक और दो। तो न तो एक सही है ना दो सही है, तो बीच में दोनों ही हमारे सही है, एक और दो, दोनों ही कथन हमारे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैंने निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक भारत की विदेशी नागरिकता का आवेदन करने का पात्र हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा भारत के विदेशी नागरिक भारत की संपत्ति खरीद सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है भारत के लिए विदेशी नागरिक वीजा बिना भी भारत में के दौरा करने का हकदार है। तो फिर में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, केवल एक और दो, तीन। तो भाई इसमें हमारे 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्यालय धारक जो भारतीय नागरिक होना होगा के लिए आवश्यक है। तो विच इज द फॉलोइंग द ऑफिस होल्डर ऑफ रिक्वायर्ड द इंडियन सिटीजन। तो फर्स्ट हमारा जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री। दूसरा ऑप्शन हमारा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्रीय वित्त मंत्री। थर्ड ऑप्शन हमारा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित कथनों पर जो चुनिए। तो कौन सही है? केवल 3, केवल एक, केवल 1 2 3 और 1 2 3। तो इसमें हमारा डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, भारत के केंद्रीय प्रधानमंत्री केंद्रीय वित्त संसद के द्वारा सदस्य होते हैं। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिक न्यायाधीश नहीं है। तो इस प्रकार के कार्यालयों में केवल हकदार केवल भारतीय नागरिक ही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है भाई हमारा, भारत में नागरिकता हानि के लिए निम्नलिखित में से कौन मानदंड नहीं है? कौन सा मानदंड नहीं है? तो विच इज द फॉलोइंग नॉट इज द क्राइटेरियंस ऑफ लॉस द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा किसी भी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना। बी ऑप्शन हमारा धोखाधड़ी के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करना। सी ऑप्शन हम भारत में कम से कम किसी भी भारत की नागरिकता प्राप्त करना। और डी ऑप्शन में से कोई भी नहीं। तो भाई इसमें हमारा सी इज द करेक्ट आंसर, भारत के लिए काम करने के लिए उद्देश्य के बिना भारत की नागरिकता प्राप्त करना। तो देखो इसमें नागरिकता की हानि, लॉस ऑफ द सिटीजन, भारत की नागरिकता 1955 का बताता है कि भारत की हानि किसी तरीकों से जी हो सकती है। द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 द स्टेट्स ऑफ विच कैन बी द लॉस ऑफ सिटीजनशिप द 3 वेज। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो आत्मत्याग बाय द रिन्यूएशंस, जब किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भारतीय नागरिकता का आत्मसमर्पण करता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा जो समाप्ति द्वारा, जो बाय टर्मिनेशंस,
जब कोई व्यक्ति किसी देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसे भारतीय नागरिकता की आत्म समर्पण नहीं करता है, उसे भारत की उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। थर्ड ऑप्शन हमारा जो हनन द्वारा, तो ये यदि किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी या भारतीय नागरिकता प्राप्त होते हैं तो वह भारतीय नागरिकता को रद्द कर सकती है। तो इसमें हमारा बताना है कौन सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, ध्वनि हत्या के बारे में कथन विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन हम भारतीय नागरिक भारत के राष्ट्रपति के लिए पूर्ण अनुमोदन के साथ किसी भी अन्य देश के लिए नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में भारतीय नागरिकता कानून के तहत तो राष्ट्रमंडल देशों के लिए नागरिकों को प्राथमिकता दी गई है। तो कौन सा, केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक दो से। तो इसमें केवल दो इज द करेक्ट आंसर है। जो कथन एक गलत है, क्योंकि कोई भी भारतीय नागरिक किसी दूसरे की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, मूल संरचना सिद्धांत में जुड़े जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों पे एक जो अनूप दर्जा है, संसद द्वारा उन्हें जो किसी संशोधन नहीं किया जा सकता, वे संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। दूसरा ऑप्शन हमें जो विधायिका का दूसरा पारित किया गया है जो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। थर्ड ऑप्शन हमारा जो संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के दायरे से बाहर है। तो फिर में से कौन सा सही है? तो विच इज द स्टेटमेंट आर गिवन बिलो द करेक्ट और नॉट करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा केवल एक, केवल दूसरे में केवल एक और दो, थर्ड में जो केवल दो और तीन, और डी ऑप्शन हमारा एक दो तीन। तो इसमें हमारा जो केवल सी का करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक हमारा गलत है। संसद द्वारा मौलिक अधिकारों को संशोधन किया जा सकता है, हालांकि इस हद तक संशोधन नहीं किया जा सकता, कर सकते संशोधन संविधान की बुनियाद संरचना को उल्लंघन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में जो निहित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे जो सभी मूलभूत अधिकार जो केवल राज्य की जो मनमानी कार्यवाही के खिलाफ उपलब्ध है। दूसरा ऑप्शन हमारे इनमें कानून पर लागू नहीं होते जबकि जो अन्य नहीं है। थर्ड ऑप्शन हमारे जो संसद द्वारा कटौती या निरस्त की जा सकती है लेकिन एक संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो कोर्ट पर सही उत्तर चुनिए। तो केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, और इसमें डी हमारा ऑप्शन नंबर 1 2 3। तो सी हमारा जो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर है। कथन एक गलत है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार व्यक्तियों की जो मनमानी कार्यवाही के खिलाफ जैसे अनुच्छेद 15 दूसरा सेकंड और अनुच्छेद 17 का उपलब्ध है। कथन दो गलत है, क्योंकि मौलिक अधिकार संसद जो कानून के द्वारा लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ए ऑप्शन हमारा जो अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार के संबंध है। तो आर्टिकल 301 डील्स राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। सेकंड ऑप्शन हमारा संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। थर्ड ऑप्शन हमारा भारत के संविधान में 300 क्या संविधान में स्वतः ही स्थापित किया गया है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सच है जो सही है? केवल ए है ऑप्शन हमारा केवल दो, बी ऑप्शन में हमारा जो 2 और 3, सी में आ जाएगा 1 2 3 और डी में आ जाएगा 1 2 3। तो भाई इसमें हमारा जो 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर है। तो पहला गलत है, क्योंकि जो संविधान क्या है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 23, मौलिक अधिकारों के संबंध में भारतीय संविधान में निहित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए ऑप्शन हमारा जो फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है, धर्म जाति लिंग और जन्म आदि आधार पर जो आधारित भेदभाव के खिलाफ। दूसरा ऑप्शन हमारा जो कानून के समक्ष समानता और जो कानून को जो समान सुरक्षा। थर्ड ऑप्शन हमारा जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, राइट टू द प्राइमरी एजुकेशन। फोर्थ हमारा जो वाक स्वतंत्रता यानी कि स्पीच ऑफ द इंडिपेंडेंस एंड द फ्रीडम्स ऑफ स्पीच। फाइव्थ हमारा जो धार्मिक मामलों के लिए प्रबंध करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ द मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। दिए गए मौलिक अधिकारों के लिए मौलिक अधिकार विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध हैं। तो विच इज द गिवन द फंडामेंटल राइट्स आर द अवेलेबल बोथ इंडियन सिटीजन एंड द फॉरेनर्स। तो केवल ए ऑप्शन हमारा जो 1 2 5, बी में ऑप्शन हमारा 2 3 5, सी में ऑप्शन हमारा 1 2 3 5 और डी में हमारा 1 2 3 4 5। तो बी इज द करेक्ट आंसर है, केवल 2 और 3 5 इज द करेक्ट आंसर है। तो अनुच्छेद हमारा इसमें बी में देख लेते हैं, अनुच्छेद 15 16 19 29 30 भारतीय नागरिकों को दिए लागू होते हैं। इस प्रकार जो हमारे कानून के समक्ष समानता, कानूनों के समक्ष जो सुरक्षा, अनुच्छेद 14 और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल हमारे 21 और धार्मिक मामलों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 और 26 दे दोनों ही विदेशी और जो भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है भाई, उपयुक्त में से कौन सा धर्म स्वतंत्रता के आधार जो वर्गीकृत किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध। दूसरा ऑप्शन में धर्म के जो प्रति सोच स्वतंत्रता।
थर्ड ऑप्शन हमारा जो अल्पसंख्यकों की संस्कृति की संरक्षण। फोर्थ ऑप्शन हमारा जो धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो दिए गए क्वेश्चन पर विचार कीजिए। तो केवल एक और दो। दूसरा ऑप्शन हमारा 1 2 3 4। दूसरा थर्ड ऑप्शन हमारा जो 2 और 3 4 और डी में आ जाएगा 2 3 4। तो बीच में हमारा सी तक करेक्ट आंसर है 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 है। मुख्यमंत्री के जो कार्यकाल में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री नियुक्त रूप से जो उस राज्य का विधानसभा के अपना बहुमत साबित करना होगा। दूसरा ऑप्शन हमारा जो वह अगले चुनाव के जो घोषणा का जो कार्यालय रखता है। तो कौन सा सही है? नहीं है, जो नहीं पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो विच इज नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है। तो इसमें केवल एक, केवल दो, एक और दो और दो, ना तो एक सही है ना दो सही। तो इसमें भी हमारा दोनों ही सही है, एक और दो। नेक्स्ट हमारा जो है व्याख्या देख लेते हैं इसके। एक गलत है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री के रूप में जो व्यक्ति अपनी नियुक्ति के बाद भी राज्य के विधानसभा से बहुमत साबित कर सकता है। दूसरा भी गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री के जो कार्यालय में रहता है और उसे अगले मुख्यमंत्री पद पर जो नहीं क्या नियुक्त नहीं क्यों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है भाई हमारा। देखते हैं आगे क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के संदर्भ में है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रत्येक विधानसभा में जो 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। दूसरे ऑप्शन में किसी भी व्यक्ति के जो राज्य की विधानसभा की सीट के लिए नहीं चुना जाएगा जबकि 25 वर्ष से कम का हो। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ना तो एक सही है ना दूसरा सही है। तो भाई हमारे इसमें आ जाएगा दोनों, एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट हमारा जो भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का तरीका उसी प्रकार का है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है। दूसरा ऑप्शन हमारा जो कार्यालय में सेनाभर्ती के बाद किसी राज्य न्यायालय की स्थायी जो न्यायाधीश केवल उच्च न्यायालय की वकालत पर कर सकता है। तो इसमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक ना तो एक सही है ना एक दो सही है। तो केवल फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। तो कथन दो गलत है, क्योंकि जो कार्यालय के सेनावर्ती के बाद जो उच्च न्यायालय और स्थायी न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के कार्य पर कार्य करता है और उसी के न्यायालय को छोड़कर किसी अन्य न्यायाधीश के पद पर कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विद द रेफरेंस ऑफ द लोक अदालत कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लोक अदालत द्वारा किए गए निर्णय कोर्ट की सिविल कोर्ट की डिग्री माना जाता है और किसी भी अदालत के सामने से अपील नहीं होगी। दूसरी ऑप्शन में लोक अदालतों के अधिकारिता के अंतर्गत जो वैवाहिक और पारिवारिक विवादों को शामिल नहीं किया गया है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक सही ना दो सही। तो केवल फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। तो दूसरा ही हमारा दूसरा गलत है, क्योंकि जो वैवाहिक और पारिवारिक विवाद के लिए लोक अदालतों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है हमारा जो भारत में 27 जो उच्च न्यायालय है। दूसरा ऑप्शन हमारा जो पंजाब हरियाणा जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही जो उच्च समूह न्यायालय है। थर्ड ऑप्शन हमारा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली व जो स्वयं का एक उच्च न्यायालय है। तो कौन सा सही है? तो केवल 2 और 3। दूसरा बी ऑप्शन हमारा 1 और 2, डी में हमारा 1 2 3 और डी में आ जाएगा केवल 3। तो भाई इसमें हमारा जो 1 2 और 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रशासन के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन में केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कानून दिल्ली और पांडिचेरी के अलावा कार्यकाल के द्वारा तैयार किए गए नियमों की प्रकृति में से है। दूसरा ऑप्शन है दिल्ली क्षेत्र को छोड़कर केंद्र शासित राज्य प्रदेशों के पास जो स्वयं के पास जो उच्च न्यायालय नहीं हो सकते हैं। दूसरा थर्ड ऑप्शन हमारा जो विधानसभा के लिए संघ क्षेत्र में कोई भी संसद दो सूची के द्वारा विश्व कानून नहीं बना सकती है। तो में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल एक और दो, केवल 3 और किसी में से कोई नहीं। तो इसमें से थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित कौन सा जो कथन गलत है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो एक व्यक्ति को एक ही समय में या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन हमारा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। सी ऑप्शन हमारा जो राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान में प्रक्रिया निर्धारित की गई है। और डी ऑप्शन हमारा जो विधायी व्यवस्था के लिए राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री के जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। तो इसमें से भी हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। राज्यपाल को उसका पद हटाने के लिए भारत के संविधान की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। व्याख्या देख लेते हैं। राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई प्रक्रिया नहीं है। यह केवल निर्देशित करता है कि राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार 5 साल का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा 32। राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और जो पांडिचेरी के प्रतिनिधित्व के लिए कौन सा जो संवैधानिक विधेयक
प्रदान किया गया है। तो विच इज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट was the provided in the representative of Delhi and the Pondicherry of the presidential election। तो ए ऑप्शन हमारा जो 69वां, बी ऑप्शन 70वां, सी ऑप्शन 42वां, डी ऑप्शन 44वां। तो भाई इसमें भी 70वां इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लोकसभा में सभी जो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व किया गया है। बी ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, राज्यसभा में सभी केंद्र के शासित प्रदेशों के लिए प्रतिनिधित्व किया गया है। और थर्ड ऑप्शन हमारा जो राष्ट्रपति के चुनाव में सभी संघ शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व किया गया है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? केवल एक और दो, केवल हमारा 2 3 और किसमें से डी हमारा कोई नहीं। तो भाई इसमें हमारा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री की पद जो शपथ का संचालन करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो दिल्ली के राष्ट्रपति, बी ऑप्शन हमारा दिल्ली के राज्यपाल, सी ऑप्शन हमारा जो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी ऑप्शन हमारा जो भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बीच में जो दिल्ली का उपराज्यपाल। तो इस करेक्ट आंसर है हमारा। तो भारत में उपराष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर जो संघ क्षेत्र पर जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री एवं जो मंत्रिपरिषद समूह के रूप में सभी के प्रति जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, पंचायतों के चुनाव में सभी प्रकार के निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा चुनाव को लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो 25 वर्ष है। दूसरा ऑप्शन स्टेटमेंट है हमारा जो सबसे पहले राज्य चुनाव के लिए मतदान सूची तैयार उसके अनुसार पंचायतों का चुनाव आयोजित किया जाता है। थर्ड जो हमारा स्टेटमेंट है, तीनों दो स्तरों पर जो पंचायतों के अध्यक्ष के अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित सदस्यों के बीच में चुना जाता है। तो उनमें से कौन सा सही नहीं है? तो केवल एक और दो, केवल 2 और 3 और जिसमें 1 2 3। तो इसमें हमारा डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान 73वां संविधान संशोधन और 1992 जिसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में कौन सा प्रदान करता है? तो ए ऑप्शन हमारा ग्राम पंचायत, दूसरा ऑप्शन हमारा नगर पंचायत, सी ऑप्शन हमारा ब्लॉक समिति। तो इसमें से कौन सा सही है? तो केवल एक और दो, जो 1 और 3 और इसमें 1 2 3 और इसमें 2 और 3। तो भाई इसमें हमारा 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर है, जो नगर पंचायत और जो ब्लॉक समिति के लिए। तो इसमें 74 नगर पंचायत 74 संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान के जो भाग के प्रावधानों के लिए तहत जो पंचायत सदस्यों को और संगठनों के व्यवहार में गठन के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ए ऑप्शन हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं और जबकि मध्यवर्ती जिला स्तर पर जो परोक्ष रूप से चुने जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा जो पंचायत चुनाव के संबंधित विवादों को राज्यसभा को भेजा जाता है। थर्ड जो हमारा स्टेटमेंट है, जब किसी पंचायत को अपने कार्यकाल को पूरा करने पर जो भंग कर दिया गया है तो उसकी अगली निर्वाचित पंचायत में 5 वर्षों के लिए कार्य करती है। तो इसमें कौन सा सही है? केवल 1 और 2, इसमें 2 और 3, उसमें 3 और जो हमारा 1 2 3। तो इसमें हमारा जो 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर है। कथन एक गलत है क्योंकि 3 स्तरों पर जो पंचायत के सदस्य प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित होते हैं। पंचायत चुनाव से संबंधित विवादों पर जो हाईकोर्ट भेजा जाता है, जबकि एक पंचायत अपने कार्यकाल पूरा होने पर जो भंग कर दिया जाता है, जो अगली निर्वाचित पंचायत बछड़ पर कार्यकाल रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट हमारा जो राज्य चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय चुनाव आयोग की तर्ज पर जो राज्य चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय है। दूसरा ऑप्शन में जो राज्य चुनाव आयोग के राज्यपाल द्वारा नियुक्त की जाती है। थर्ड ऑप्शन हमारा जो राज्य चुनाव आयोग के लिए उच्च न्यायालय के अधीन न्यायाधीश के सम्मान जो 3 तरीके से हटाया जा सकता है। तो उसमें से कौन से? केवल 1 और 2, केवल दूसरा 2 और 3, केवल 3 और इसमें 1 2 3। तो इसमें 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर है। एक गलत है क्योंकि चुनाव आयोग एक सदस्यीय गठन है। नेक्स्ट हमारा जो है स्थानीय शासन की सर्वोत्तम व्याख्या की गई है। ए ऑप्शन में संवाद, बी ऑप्शन हमारा जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण डेमोक्रेटिक्स, और डी ऑप्शन हमारा जो प्रशासनिक जो प्रतियोजन का, और डी ऑप्शन हमारा जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो बी इज द करेक्ट आंसर है। स्थानीय शासन के स्तर पर जो शक्तियों का प्रसार का कारण बढ़ता है, जिसके अलावा लोगों की प्रतिनिधित्व द्वारा ऐसी शक्ति प्रदान की जाती है जो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो स्थानीय स्वयं सरकार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट हमारा जो है भारत में जो नगर पालिका गठन के लिए चुनाव किए जाते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा जो 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद तुरंत, बी ऑप्शन हमारा जो नगर पालिका जो निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति के बाद, डी सी ऑप्शन हमारा जो नगर पालिका के विघटन की तारीख के 6 महीने की अवधि के समाप्त होने से पहले, और डी ऑप्शन हमारा जो उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो भाई इसमें हमारा सी इज द करेक्ट आंसर, नगर पालिका के विघटन होने से तारीख से 6 महीने अवधि से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है मेरे, संविधान 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा, कार्यपालिका और निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी नहीं प्रदान करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो आर्थिक विकास और जो सामाजिक विकास की नियोजन पर तैयार करना, बी ऑप्शन हमारा जो कानून और व्यवस्था का प्रबंधन करना, सी ऑप्शन हमारा जो उच्च योजना के क्रियान्वयन में और जो नगर पालिकाओं को सौंपी गई है, और जो ये हमारा जो डी ऑप्शन हमारा जो कर, शुल्क, टैक्स आदि को लगाना और जो एकत्र करने की नियोजित करना है। तो भाई बी इज द करेक्ट आंसर, कानून और व्यवस्था का प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, एक कॉलेज छात्र अपने शहर की जो नगर परिषद के लिए चुने जाने वाली इच्छा करता है, उसकी जो नियुक्ति वैध अन्य स्थितियों के बीच में महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर करती है। तो इसमें से कौन सा सही है? केवल उसने 20 साल की आयु प्राप्त कर ली है। डी बी ऑप्शन नंबर जो एक जो है राजनीतिक पार्टी का सदस्य है, और सी ऑप्शन हमारा जो राष्ट्रीय निकाय के मतदान सूची का काम है, और डी ऑप्शन हमारा जो वह भारत के किसी संविधान की इच्छा के रूप में घोषित करता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर है। जो स्थानीय निकाय चुनाव को लड़ने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता के रूप में निकाय के चुनाव के विशेष अधिक पंजीकृत मतदान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 43 है, नगर पालिकाओं के लिए वित्तीय शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो कथन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन में जो 74वां संविधान संशोधन निगमों के एकत्र ओजन विनियोजित करने के लिए कुछ कर और जो शुल्क टोल प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन हमारा जो राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका द्वारा कुछ शुल्क को लगान एकत्र करने के लिए नियोजित करने की व्यक्ति दे सकती है। थर्ड ऑप्शन हमारा नगर पालिका के लिए वित्तीय स्थिति को देख रेख दोनों ही वित्तीय और जो संघ और द्वारा की जाती है। फोर्थ ऑप्शन राज्य की शक्ति के नियोजित करने के लिए नगर पालिका एक सरकार द्वारा स्थापित की जाती है। त्योगिक में से कौन सा सही है? केवल 1 और 3, दूसरा हमारा 2 और 3, और सी ऑप्शन हमारा 2 3 4, और डी ऑप्शन हमारा 1 2 3 4। तो भाई इसमें हमारा जो सी इज द करेक्ट आंसर है। एक गलत है, एक गलत कथन है, क्योंकि 74वें संविधान संशोधन का शुल्क और टोटल एकत्र और नियोजित करने का उल्लेख नहीं है, क्योंकि यह केवल राज्य सरकारों की सिफारिश पर कार्य करता है। स्थानीय शुल्क टोटल एकत्र और नियोजित स्थानीय निकाय के लिए अधिकृत करें। क्वेश्चन नंबर 44, 74वें संविधान संशोधन के लिए प्रावधानों के तहत शहरी और स्थानीय स्वशासन संसदों और जो संवैधानिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन में संवैधानिक नगर पालिका के निकायों के लिए पंचायती प्रणाली के लिए 3 सदस्य प्रदान किया करता है। दूसरा ऑप्शन में संविधान के अनुसार महापौर जो मेयर को सीधे चुनाव के लिए माध्यम से चुना जाता है। थ्री स्टेटमेंट है, जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, संविधान के अनुसार जो नगर नियमों के लिए केवल 10 लाख से अधिक आबादी के लिए शहरी क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। तो में से कौन सा सही है? केवल एक और 2, इसमें 2 और 3, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द। एक की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कथन एक गलत है, क्योंकि स्थानीय ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 3 स्तरीय जो पदानुक्रमित है, एक या एक से अधिक गांवों के लिए जो ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जो ब्लॉक समिति, जिला स्तर पर जो जिला परिषद, दूसरी तरफ जो शहरी स्थानीय निकायों के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था है समांतर, और बड़े स्तर पर जो शहरी क्षेत्र में नगर और छोटे क्षेत्रों के लिए नगर परिषद और विभिन्न प्रकार के लिए नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रदर्शित हो रहे हैं। दूसरा ऑप्शन में जो कथन दूसरा गलत है, महापौर के लिए जो निर्वाचित सदस्य के लिए चुने जाते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा गलत है, संविधान के 10 लाख संख्या का उल्लेख नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सहकारी समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही है? तो ए ऑप्शन हमारे संविधान के जो भाग है कि सहकारी जो संबंधित है। दूसरा ऑप्शन में राज्य की नीति निषेध तत्व सिद्धांतों की और सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। थर्ड ऑप्शन में जो एक सहकारी समिति बनने का अधिकार संविधान के एक मौलिक अधिकार है। तो इनमें से कौन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, और ना 1 और 3। तो भाई इसमें हमारा मतलब डी इज द करेक्ट आंसर है। संविधान क्या के समितियों का उल्लेख करता है? राज्य समिति के निदेशक तत्व के तहत जो सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। थर्ड हमारा जो एक सहकारी समिति बनने के लिए अधिकार संविधान की एक मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 46 है भाई हमारा, एक सहकारी समिति के निदेशक के चुनने के लिए पात्र मतदान होते हैं, कौन से होते हैं? ए ऑप्शन हमारा जो राज्य में सहकारी विभाग के अधिकारी। दूसरा ऑप्शन हमारा जो सहकारी समिति के सदस्य। सी ऑप्शन हमारा जो सहकारी समिति के ग्राहक पर जो आपूर्ति करता। डी ऑप्शन हमारा जहां सहकारी समिति का मुख्यालय होगा वहां के निवासी होंगे। तो भाई इसमें बी हमारे सहकारी समिति के सदस्य करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद द्वारा बनाए गए कानून दुनिया के किसी भी हिस्से के लिए भारतीय नागरिकों और तो उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा जो राज्य विधानमंडल के पारित किए गए जो राज्य किसी भी हिस्से पर लागू होते हैं। तो विकल्प में से कौन से? केवल एक, केवल दो, और एक और दो, एक ना तो एक से दो। तो वही हमारे इसमें से हमारा डी इज द करेक्ट, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर है। एक गलत है क्योंकि संसद द्वारा बनाए कानून भारत की किसी भी नागरिक और जो संपत्ति पर लागू होते हैं। दूसरा भी गलत है क्योंकि कोई राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए उसी किसी प्रकार के हेतु लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, संसद द्वारा सूची के मामले में कानून बना सकती है ऐसा कानून जो लागू होंगे। तो ए ऑप्शन हमारा 6 महीने की अवधि के लिए, बी ऑप्शन हमारा जो जब तक राज्य उसी कानून नहीं बना लेते, और सी ऑप्शन हमारा जब संसद कानून को निरस्त नहीं करती है, और डी ऑप्शन हमारा ऐसे कानून को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से बदला जा सकता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधन अनुच्छेद में एक कहा गया है कि जो प्रत्येक राज्य सरकारी कार्यकाल किसी भी प्रयोग के लिए की जाएगी जो एक संघ की जो कार्य शक्ति के बाद अभ्यास बाधा को पूर्ववत नहीं करेंगे। तो हमारा आर्टिकल 257, आर्टिकल 258, आर्टिकल हमारा 355, आर्टिकल 356। तो भाई आर्टिकल 257 तक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति और जो संघ सूची के कानून नहीं बना सकता है। तो ए ऑप्शन है हमारा जो जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई हो। दूसरा ऑप्शन हमारा राष्ट्रीय समझौते पर लागू करने के लिए। सी थर्ड ऑप्शन हमारा जब कोई दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध करते हैं। फोर्थ हमारा कमजोर वर्गों और जो आदिवासी संशोधन के लिए हितों के लिए रक्षा करते हैं। क्योंकि उपयुक्त में से कौन सही है? तो इसमें केवल एक और दो, इसमें फिर हमारा 3 और 4, इसमें जो हमारा 1 2 3 4, डी ऑप्शन हमारा जो 1 2 3। तो भाई इसमें से बताना हमारा कौन सा सही है। तो जो ये हमारे क्वेश्चन ये जो तो इसमें से ये जो हमारा डी इज द करेक्ट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं। संघ राज्य सूची के विषयों के अनुसार कानून बना सकता है। फर्स्ट हमारा जब राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा हुई। दूसरा ऑप्शन हमारा अंतरराष्ट्रीय समझौते पर लागू करने के लिए। थर्ड ऑप्शन हमारा जो है इसमें मुझे बताया स्टेटमेंट जब दो से अधिक राज्य संसद का अनुरोध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है भाई हमारा क्वेश्चन। देखो समझ में आ रहा होगा, पेशेंस बना के रखें, सारे क्वेश्चन यहीं से कवर कराएंगे। संसद अंतरराष्ट्रीय संधियों के भारत के लिए किसी भी जो संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई कानून बना सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे सभी राज्यों की जो समिति से। बी ऑप्शन हमारा जो बहुमत राज्यों की समिति से। सी ऑप्शन हमारा जो संबंधित राज्यों की समिति से, और डी ऑप्शन हमारा जो है बिना किसी राज्य की सहमति से। तो भाई इसमें डी इज द करेक्ट आंसर है। तो और ये क्वेश्चन नंबर 52 है, अनुच्छेद 262 अंतरराज्य जल विवादों के फैसले के प्रदान किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है संसद द्वारा किसी भी विवाद या शिकायत के लिए प्रदान किए गए जो प्रदान कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है इस प्रकार के विवाद के सर्वोच्च न्यायालय किसी भी अन्य न्यायालय के आधिकारिकता संबंधित नहीं कर सकती है। तो में से कौन सा है? केवल एक और दो, इसमें एक और दो, ना तो एक से ना तो दो से। तो इसमें पहला इज द करेक्ट आंसर है। तो दो गलत है क्योंकि इसमें अंतरराज्य जल विवाद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय किसी भी अन्य अदालतों के लिए संबंधित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, जो कर राजस्व संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट हमारा जो आयकर केंद्र द्वारा लगाया गया एकत्रित किया जाता है और राज्य के दोनों के बीच में वितरित होता है। दूसरा हमारा अंतरराज्य व्यापार की माल की बिक्री या खरीद पर किया और जो सारांकित वस्तु की सेवा कर राज्य की संचित निधि में जमा किया जाता है। तो इसमें से कौन सा है? केवल एक, केवल दो, इसमें एक और दो, और ना तो एक से ना तो एक दो से। इसमें केवल एक, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका वो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 269 के जीएसटी परिषद की सिफारिश के अंतर व्यापार का विभाजन करता है। और ये अनुच्छेद कहता है कि अंतरराज्यीय व्यापार मामले में भारत की सरकार द्वारा लगाया गया एकत्र किया जाएगा और जीएसटी परिषद की सिफारिश के अनुसार संघ और जो राज्यों के बीच में साझा किया जाएगा। नेक्स्ट वही इसमें है, अनुच्छेद में यह भी बताया गया है कि अंतरराज्य व्यापार के लिए भारत के लिए किसी राज्य की संचित निधि से जमा नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है भाई, केंद्र राज्य संबंधों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट हमारा जो है अनुच्छेद 263 के तहत जो संसद केंद्र और राज्यों के बीच में आम हित के विषयों पर चर्चा करके जो अंतरराज्यीय परिषद से स्थापित कर सकती है। दूसरा ऑप्शन में एक समवर्ती विषय पर संसद द्वारा बनाए गए
अधिनियमित निम्न राज्यों पर किया जाता है। और इसमें जो उपयुक्त में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ना तो एक सही ना दो सही। तो क्या दूसरा इसका करेक्ट आंसर है? केवल एक गलत है। राष्ट्रपति, संसद और अंतर्जातीय समिति जो परिषद स्थापित करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत के निकाय के संविधान से उल्लेखित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ए ऑप्शन हमारा कैबिनेट, बी ऑप्शन हमारा वित्त आयोग, सी ऑप्शन हमारा नीति आयोग, और फोर्थ हमारा जो प्रधानमंत्री कार्यालय जो पीएमओ। तो निम्नलिखित कौन सा है? केवल एक, केवल दो और तीन, इसमें तीन और चार, और डी हमारा जो एक दो तीन चार। तो इसमें जो सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कैबिनेट का उल्लेख 252 के तहत किया गया है। वित्त आयोग के लिए उल्लेख 280 के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए ऑप्शन हमारा जो वित्त आयोग के अध्यक्ष द्वारा, बी ऑप्शन हमारा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष, थर्ड ऑप्शन हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो में से कौन सा ये? केवल एक और दो, इसमें एक तीन, और इसमें एक दो तीन। तो भाई इसमें हमारा डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन हमारा जो यूपीएससी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट की सीधे संसद को प्रस्तुत करती है। एकल मंत्रालय की यूपीएससी की सलाह पर जो अस्वीकार करने की शक्ति नहीं है। और थर्ड हमारा राष्ट्रपति की इच्छा के दौरान जो यूपीएससी सदस्य के पद पर जो धारण करते हैं। तो कौन सा गलत है? तो एक और दो, दो और तीन, इसमें जो एक दो तीन, एक दो तीन, और इसमें एक तीन। तो भाई एक और तीन तक गलत है इसमें। तो एक कथन एक गलत है। संघ लेखपाल द्वारा रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। यह राष्ट्रपति जो संसद रिपोर्ट को पेश करते हैं। और जो कथन गलत है कि संघ लेखा सेवक द्वारा सदस्य के सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है भाई हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग एसपीसी के जो आयोग पर एसपीएससी निम्नलिखित तौर पर विचार कीजिए। पहला है हमारा जो राज्यपाल अपने जो एसपीएससी के सदस्यों को जो है पद पर हटाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है संविधान राष्ट्रपति के जो एसपीएससी के अध्यक्ष पर और जो सदस्यों की सेवाओं के शर्तों का निर्धारण करने के लिए अधिकृत करता है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक सही ना दो सही। तो भाई इसमें हमारा आ जाएगा ना तो एक सही है ना दो सही है। कथन गलत है क्योंकि जो राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 है भाई हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की संवैधानिक निकाय है और लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग एक जो वैधानिक निकाय है। दूसरा ऑप्शन है जो राज्य लोक सेवा आयोग सदस्य के उच्च न्यायालय का नए दायित्व के समान ही जो हटाया जा सकता है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक सही ना दो सही। तो इसमें केवल फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। कथन एक सही है क्योंकि संघ लोक आयोग द्वारा जो राज्य लोक सेवा आयोग के उल्लेखित संविधान के द्वारा जो संयुक्त लोक संसद द्वारा गठित किया जाता है, इस प्रकार जो केवल वैधानिक है। जो स्टेटमेंट है सेकंड में गलत है भाई। नेक्स्ट हमारा एक राज्य मुख्यमंत्री अखिल सेवाओं के लिए एक निम्नलिखित कौन सा जो कार्रवाई कर सकता है? ए ऑप्शन में सिविल सेवक द्वारा को हटाना, दूसरा में सिविल सेवक को पदयुक्त, दूसरा सिविल सेवक का जो पंक्ति में न्यूनीकरण करना, और पंक्ति सेवक का निलंबन करना। तो भाई इसमें जो डी इज द करेक्ट आंसर, जो सिविल सेवक को निलंबन करना। अखिल भारतीय सेवा में जो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, इस प्रकार से उन्हें राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है, पंक्ति में न्यूनीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संयुक्त राज्य सेवा आयोग के सदस्य के द्वारा राज्यपाल के जो निलंबित किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन में जो राज्य सेवा आयोग के द्वारा केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक सही ना दो सही। तो भाई इसमें हमारा आ जाएगा केवल दूसरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, संविधान जो 99वां संशोधन अधिनियम है। तो पहला ए ऑप्शन हमारा जो है, जो इसमें पहला ए जो है हमारा केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत नियोजित करने के लिए सशक्त बनाना, और बी स्टेटमेंट है राष्ट्रीय न्यायिक जो नियुक्ति आयोग का गठन। सी ऑप्शन हमारा जनसंख्या 2001 के आधार पर चुनावी निर्वाचन पर जो पुनर्संयोजन, और डी ऑप्शन हमारा जो है इसमें राज्यों के बीच में नई सीमाओं का समन्वयीकरण। तो भाई बी इज द करेक्ट आंसर, इसमें राष्ट्रीय जो है न्यायिक संयुक्ति का आयोजन गठन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 है,
44वीं संविधान संशोधन जो अधिनियम 1978 के तहत पर कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह प्रदान करता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 21 मौलिक अधिकार का निलंबन नहीं किया जा सकता। दूसरा ऑप्शन है जो इसमें भारतीय संविधान के जो थर्ड संपत्ति के अधिकार को नष्ट कर दिया है और इसमें जो संविधान के द्वारा राष्ट्रपति मंत्री पर सलाह लेने के बाध्य है। तो केवल एक और दो और 2 3 और 1 2 3। तो इसमें 1 2 इज द करेक्ट आंसर है। ये 3 गलत है कि 42वें संविधान संशोधन में प्रकाश डाला है कि जो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की जो सलाह के लिए बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, 100वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 के कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो आदान प्रदान के लिए अधिनियम के लिए पारित किया गया था। दूसरा ऑप्शन है जो इस संविधान संशोधन में पहली अनुसूची को संशोधन किया गया था और इसमें ऊपर किए गए जो सही है कौन से एक और दो ना तो एक सही ना दो सही। तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है। जो 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया था, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो आदान प्रदान इस संविधान संशोधन को पारित किया गया था। इस अधिनियम के ने जो संविधान की पहली अनुसूची उनमें संशोधन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक जो संशोधन सही तरीके से प्रभाव से मेल खाते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा जो संविधान 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा। दूसरा ऑप्शन हमारा जो संविधान जो 83वां संशोधन अधिनियम 2000 गांवों में से एक अन्य स्तरों पर जो पंचायत राज गठन। थर्ड ऑप्शन हमारा संविधान जो 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 वित्तीय 10वीं वित्तीय आयोग की सिफारिशों का स्वीकार्य। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है, केवल 1 और 2 और 3 और 1 तो 3 और 1 2 3। सी इज द करेक्ट आंसर है, दूसरा गलत है। 73वां संविधान पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है भाई, संविधान के जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से राज्य की नीति के निदेशक तत्व में जोड़ा गया था। तो ए ऑप्शन है जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य वेतन। बी ऑप्शन है जो उद्योग और जो प्रबंधन के कामगारों की सहभागिता। सी ऑप्शन में काम और शिक्षा सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। डी ऑप्शन में जो श्रमिकों के लिए निर्भर वेतन और जो कार्य मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो भाई इसमें जो हमारे बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कर 42वां संविधान संशोधन, तो ये हमारा भाग 4 के लिए जो अनुच्छेद 29 39 के 43 के और 48 के में जोड़ा गया था ये सारी चीजें। नेक्स्ट जो संसद द्वारा जो संशोधन अन्य जो कानूनी समीक्षा करना और प्रबंधन लगाए थे जो इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है भाई हमारा, अगर भारत का प्रधानमंत्री संसद के ऊपरी सदन से हो तो क्या हो सकता है। तो इफ द पीएम इज द फ्रॉम द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ए ऑप्शन में जो है अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में पक्ष में मतदान नहीं कर पाएंगे। बी ऑप्शन में जो वह अपने जो निचले सदन के बजट को बोलने में सक्षम नहीं होंगे। सी ऑप्शन में जो है केवल जो ऊपरी सदन में बयान दे सकते हैं। और डी ऑप्शन में जो भारतीय प्रधान में शपथ लेने के बाद उसी 6 महीने के भीतर सदस्य बनना होगा। तो भाई इसमें दूसरा इज द करेक्ट आंसर है। वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति के अपने पक्ष के मतदान नहीं कर पाएगा। जो उत्तर देख ले, यदि प्रधानमंत्री संसद के ऊपर की सदन से हो तो जो अविश्वास प्रस्ताव जो अपने पक्ष के वोट नहीं दे पाएगा क्योंकि लोकसभा सदन और जो अविश्वास प्रस्ताव की वोट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का जो न्यायवादी है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, राज्य के लिए कार्यवाही में भाग ले सकता है। दूसरा में राज्य की समिति का जो सदस्य रह सकता है। थर्ड ऑप्शन में जो राज्यसभा में बोल सकता है। फोर्थ हमारा जो राज्यसभा में वोट दे सकता है। तो उसमें से कौन सा कथन सही है, 1 2 और 3 1 2 3 और डी हमारा जो 1 3। तो इसमें जो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर है। उत्तर महान्यायवादी को जो सदस्य कार्य में वोट नहीं दे सकता। इस प्रकार जो कथन 4 गलत है, शेष सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, भारत के महान्यायवादी के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी राष्ट्रपति की इच्छा के अधीन है। दूसरा ऑप्शन है जो वह आपराधिक मुकदमे पे अभिव्यक्तियों की वकालत नहीं कर सकता है। सी ऑप्शन में जो न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। डी ऑप्शन में जो एक न्यायाधीश पर्यवेक्षण में होना चाहिए। तो भाई इसमें ए इज द करेक्ट आंसर है। जो उत्तर व्याख्या 1 सही है, तथ्यपूर्ण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में बात करें तो पहला हमारा जो है संसद की समिति कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। दूसरा हमें निजी वकालत का निषेध किया गया है। तो उसमें कौन सा सही है, केवल 1 2 1 और 2 ना तो 1 ना 2।
तो भाई इसमें वो जो दूसरा गलत है, क्योंकि महान्यायाधीश निजी अदालत करने की अनुमति है। नेक्स्ट हमारा जो है 71, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उससे किसी भी न्यायालय का श्रोता का अधिकार है, उसे किसी भी सदस्य किसी भी समिति के रूप में जो नामित किया जा सकता है, उससे संसद की कार्यवाही में वोट कर सकता है। केवल एक और दो और तीन, एक दो तीन, एक दो सही है इसमें। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 72, भारत में महान्यायवादी और जो महायाचक के कार्यालयों के बीच में अंतर है। तो ए ऑप्शन हमारा जो महान्यायवादी एक जो संवैधानिक निकाय है, जबकि महायाचक नहीं है। दूसरा ऑप्शन है जो महायाचक जो भारत के जो महान्यायवादी के अधीन है। थर्ड ऑप्शन में महान्यायवादी केवल जो कानूनी मामलों पर सरकार को सलाह देते हैं, जबकि महान्यायवाचक जो अदालत मामलों की केंद्र सरकार से की ओर से लड़ता है। तो कौन सा ये एक और दो, दो और तीन, इसमें तीन और एक दो तीन, तो इसमें हमारा ये इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में वितरित नहीं किया जा सकता। दूसरा, एक समय के 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के द्वारा 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल घोषणा के दौरान जो अंतिम 2 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो भाई ये 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है आपातकाल में। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है भाई हमारा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला है, जो संविधान स्पष्ट रूप से बताता है कि लोकसभा में जो सदस्यों की मंत्री बना सकते हैं। तो बी ऑप्शन में लोकसभा के आंग्ला इंग्लिश है भारतीय समुदाय के 2 सदस्य होते हैं। और सी ऑप्शन में भारत में राज्य 12 सदस्य होते हैं। तो इसमें कौन सा लोकसभा के सदस्य द्वारा तो वोट नहीं कर सकते, तो इसमें 12 सदस्य होते हैं। देयर आर द मे बी द 12 नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 75 है, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो भाई इसमें हमारा जो सी इज द करेक्ट आंसर है, केंद्रीय मंत्री द्वारा जो नियुक्ति के लिए नामांकित सदस्य के लिए कोई संवैधानिक रोक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, लोकसभा के लिए संदर्भ में विचार किया। लोकसभा एक जो संख्या जो संसदीय कानून के द्वारा निर्धारित की गई है। दूसरी ऑप्शन संसद के द्वारा कोरम संख्या 10% है। तो बताइए कौन सा सही है। तो हमारे इसमें ठीक हो जाता है भाई सी 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 77, निम्नलिखित में से राज्यसभा की किस में से शक्तियों के बारे में जो कौन सा कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन में राज्यसभा में कानून बनाने के लिए संसद का सशक्त बना सकती है। बी ऑप्शन में जो संसद द्वारा आपात के द्वारा जारी की गई जो पारित कर सकती है, यह लोकसभा सत्र में है। सी ऑप्शन में राज्यसभा के सदस्य बनाने की शक्ति प्रदान करती है। डी ऑप्शन में उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति प्रदान करती है। तो भाई इसमें जो बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यक्ष उपाध्यक्ष राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, जबकि सदस्य के दोनों मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान होने का अधिकार नहीं है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान होने का अधिकार है। तो कौन सही है, 1 2 1 और 2, ना तो 1 2 ना 2 सही। तो दूसरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत के संविधान के लिए निम्नलिखित कथनों पर जो विशेष शक्तियां राज्यसभा को प्रदान की गई हैं। ए ऑप्शन में जो एक राज्य के मौजूदा क्षेत्र बदलने के लिए, राज्य का नाम बदलने के लिए। दूसरा में जो राज्य सूची को बदलने के लिए राज्य, और एक से अधिक अधिक अखिल सेवा बनाने के लिए संसद को पुनराकृत किया गया करने के लिए। सी ऑप्शन है जो राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का संशोधन करने के लिए, सेनावर्ती के बाद राष्ट्रपति की पेंशन रद्द करने के लिए। डी ऑप्शन है जो निर्वाचन आयोग के लिए निर्धारित करने के लिए, चुनाव आयुक्तों के निर्धारित करने के लिए। तो भाई इसमें बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में एक धार्मिक समुदाय के लिए राष्ट्रपति द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया है, इसका क्या फायदे हैं। पहला हमारा जो ये है, एक शैक्षिक संसाधनों को स्थापित और जो प्रशासन कर सकता है। दूसरा ऑप्शन हमारे भारत में राष्ट्रपति द्वारा समुदाय की जो प्रतिनिधि लोकसभा के लिए नामित करते हैं। थर्ड ऑप्शन हमें जो अपनी संस्कृति की संरक्षित करने का अधिकार है। तो कौन सा सही इसमें भी 1 2 3, इसमें 1 3 और 1 2 3। तो भाई इसमें 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है भाई, किसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वोट देने का अधिकार है। तो ए ऑप्शन है संसद के निचले सदन के निर्वाचित सदस्य। बी ऑप्शन है जो संसद के ऊपरी सदस्य, सदन के ऊपरी सदस्य निर्वाचित सदस्य। सी ऑप्शन है जो राज्यसभा के ऊपरी सदन के निर्वाचित सदस्य। डी ऑप्शन है जो राज्यसभा के जो निचले सदन के निर्वाचित सदस्य। तो भाई डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है भाई, लोकसभा के पीठासीन अधिकारियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
लोकसभा के नए जो सदस्यों के पद जो शपथ लोकसभा के लिए जो स्पीकर के रूप में प्रसारित की जाती है। दूसरे ऑप्शन डिप्टी स्पीकर के जो अधीनस्थ के रूप में कार्य करते हैं। थर्ड ऑप्शन में जो स्थायी स्पीकर के रूप में शपथ राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित की जाती है। फोर्थ हमारे यदि स्पीकर डिप्टी स्पीकर का पद खाली हो तो जो अस्थायी स्पीकर करते हुए निर्भर करता है। तो कौन सा 1 और 2, 1 3 और 2 और 3। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है, लोकसभा का स्पीकर अपनी शक्तियां कर्तव्य प्रदान करता है। ए ऑप्शन हमारा जो भारतीय संविधान से, दो बी ऑप्शन हमारे लोकसभा की कार्यवाही और एक कार्य संचालन के नियम से, सी ऑप्शन हमारे जो संसदीय परंपराओं से, डी ऑप्शन हमारे जो उपयुक्त जो सभी से। तो भाई उपयुक्त सभी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है, लोकसभा स्पीकर के लिए कार्य कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन हमारा जो प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा स्पीकर को बिना जो कारण बताए हटाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन में लोकसभा के स्पीकर के लिए लोकसभा के सदस्य होना जरूरी है। थर्ड ऑप्शन में जो स्पीकर का सदस्य के लिए विशिष्ट रूप से संशोधन किया जाता है। तो कौन सा 1 और 2, 1 और 3, कोई भी नहीं। तो भाई इसमें हमारा दूसरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वह संसद के सदनों के संयुक्त रूप से अध्यक्षता नहीं करता है। दूसरा, वह सदन के सदस्य हो लेकिन पहली बार अवस्था में वोट नहीं दे सकता। थर्ड हमारा जब उसके निष्कासन के प्रस्ताव का विचाराधीन है उसे राज्यसभा में बोल सकता है लेकिन मतदान का अधिकार के बिना। नेक्स्ट तो इसमें भी हमारा जो तो इसमें सी 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है, स्पीकर के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित का विचार सही है, कौन सा बताना। वह राष्ट्रपति की इच्छा से कार्यकाल जो कार्यालय में रख सकता है। दूसरा ऑप्शन है, अपने चुनाव के समय सदन के सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है किंतु चुनाव की तारीख से 6 महीने के सदन का सदस्य बनना होगा। सी ऑप्शन है, वह अगर सदन का सदस्य का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग कर दिया गया है तो वह साथ में कार्यालय खो देता है। डी ऑप्शन में इस्तीफा देता है, इसके लिए वह डिप्टी स्पीकर को सम्मानित करता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। दूसरा ऑप्शन हमारा जो है लोकसभा का स्पीकर भारत के राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है, कौन सा सही है। तो इसमें भी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के अध्यक्ष की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा जो लोकसभा के स्पीकर की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसमें कौन सा सही है। तो इसमें भी ए फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा निम्नलिखित में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। लुधियाना, लद्दाख, कच्छ, अमेठी। तो ये लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, इसमें जो है निर्वाचन संख्या की आबादी संख्या निकालने के लिए आबादी इंटू क्षेत्र, पॉपुलेशन डेंसिटी इंटू एरिया। नेक्स्ट हमारा जो परिसीमन आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा जो न्यायालय परिसीमन आयोग आदेश की चुनौती दी जा सकती है। दूसरा ऑप्शन परिसीमन आयोग के लोकसभा के विधानसभा संयुक्त रख सकते हैं और उसमें बदलाव भी नहीं कर सकते हैं। इसमें दूसरा इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, परिसीमन आयोग के संदर्भ में। परिसीमन आयोग के संदर्भ में भी क्वेश्चन तो देखते हैं। परिसीमन आयोग के लोकसभा की संबंधित विधानसभा द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन सदस्य के लिए आरक्षित सीटों के लिए प्रतिनिधि सीमांकन जो परीक्षण के दौरान जो जनसंख्या के अनुसार बदला दिया सकता है। थर्ड ऑप्शन परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए आदेश का केवल सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, कौन सी है। 1 2 और 3 और 1 2 3 1 2 3। तो इसमें भी 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है, लोकसभा के प्रत्यक्ष चुनाव के दौरान जो निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पहला है हमारा जो प्रत्येक राज्य निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक राज्य इस प्रकार जो लोकसभा की सीटें आवंटित की जाती हैं जो निर्वाचन क्षेत्र की आबादी और जो आवंटित सीटों की संख्या का अनुपात समान हो। थर्ड ऑप्शन हमारा जो लोकसभा के जो केंद्र शासित राज्यों में कोई भी जो प्रतिनिधित्व नहीं है, तो कौन सा सही है। तो 1 2 3 2 1 2 3 2 और 3 उपयुक्त सही। तो इसमें 1 2 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 है, 87वें संविधान संशोधन की जो अधिकृत परिसीमन आयोग के बारे में है। तो पहला है जो नवीनतम परिसीमन आयोग जो 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। दूसरा ऑप्शन में लोकसभा के राज्यों के प्रतिनिधित्व 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों पर निर्धारित किया गया है, कौन सा सही है। 1 और 2
एक और दो, ना तो एक सही ना दो सही। तो इसमें हमारा जो एक दो इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है। संसद के सत्र के निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गलत है। जो अनिश्चितकालीन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, इसे जो स्थगन स्पीकर किया जाता है, जो स्पीकर द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन में जो स्थापित द्वारा जो संसद का सत्र सत्र जो स्थापित किया गया है वह है। सी ऑप्शन में जो राष्ट्रपति लोकसभा के विघटन के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। डी ऑप्शन में जो राज्यसभा के विघटन द्वारा जो कोई भी स्थायी निकाय है। बी इसमें इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है। संसद के विभिन्न सत्रों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए ऑप्शन में फर्स्ट है हमारा जो है संसद के दो क्षेत्रों में 6 माह का समय नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन में जो स्थगन के लिए असमिति अवधि के लिए निर्मित किया देता है। थर्ड ऑप्शन में बजट के दौरान जो विभागीय समिति की जांच के लिए स्थायी की जाता है तो स्थगन के लिए माना जाता है। तो कौन सा सही? एक और दो, एक और दो, एक दो तीन, एक दो तीन। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल राज्यसभा के लिए हित के लिए राज्य सूची में दिए गए हैं और विषय को सूची के लिए संसद के द्वारा तैयार की जाती है। दूसरा राज्य आपातकालीन के क्षेत्र में मुद्दों के लिए केवल तैयार किया जाता है। तो कौन सा सही है? एक, एक दो, एक और दो, ना तो एक सही ना दो सही। तो भाई इसमें हमारा दूसरा ही आपातकालीन के लिए मौजूदा लोकसभा के लिए द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है। प्रश्न काल के दौरान जो उठाए गए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के लिए है। तो पहला हमारा जो आंतरिक प्रश्नों के लिए मुख्य जो उत्तर की आवश्यकता नहीं होती, इस प्रकार के सवालों को अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा हमारा तार्किक प्रश्नों की मंत्री के लिखित उत्तर की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि प्रश्न संबंधित नहीं किया जा सकता। थर्ड ऑप्शन में अल्पकालिक नोटिस प्रश्नों की तत्कालीन सार्वजनिक रूप में जो प्रश्न पूछा जाता है इसलिए मौखिक आवश्यकता नहीं होती। तो कौन सा सही है? दो और तीन, एक दो तीन, तीन उपयुक्त में सही। इसमें तीन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। संसद के सदस्य प्रश्नों और जो निर्वाचन के समय पहला है हमारे लोकसभा के लिए निम्नलिखित केंद्रों पर जो प्रश्नकाल के शून्यकाल आयोजित किया जाता है। दूसरा है हमारा जो तार्किक आंतरिक और अल्पकालीन प्रश्नों के द्वारा उठाए गए जो महत्वपूर्ण मामलों के आधे घंटे की चर्चा आयोजित की जा सकती है। थर्ड ऑप्शन प्रश्नकालीन के दौरान प्रश्नों के द्वारा बहस नहीं की जा सकती है। तो कौन सा सही है? एक और दो, एक दो और तीन, उपयुक्त सही, दो और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। बजट में जो धन आवंटन की मांगों के लिए मतदान के दौरान उपलब्ध है। फर्स्ट हमारा नीतिगत कटौती प्रस्ताव संसद के जो वैकल्पिक नीति के जो वकालत कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन में एक प्रकार की प्रतीक कटौती प्रस्तावना बनाया जाता है जो राशि द्वारा ₹1 कर दी जाती है। थर्ड ऑप्शन में जो कटौती प्रस्ताव भारत की ओर से संचय निधि के लिए जो प्रयोज्य किया जाता है। और जो इसमें जो है तो कौन सा ये? एक और दो, एक दो तीन, कोई भी नहीं। तो इसमें भी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है। संसद में प्रश्नोत्तर के लिए कौन सा गलत है? तो कौन सा है? प्रश्नों के दोनों कार्यपालकों के सदस्य और निजी संबोधित कर सकता है। बी ऑप्शन हमारा जो एक दिन में 20 से अधिक जो आंतरिक तार्किक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। सी ऑप्शन हमारा जो है तांत्रिक प्रश्नों के लिए जो अल्पकालीन नोटिस को मौखिक रूप से दिया जाता है। तो प्रश्न काल जो लोकसभा राज्यसभा के अलग अलग समय पर होते हैं। लास्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भाई जो हमारा 101वां क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। भारत में जो संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है। तो पहला है हमारे लोकसभा की सत्ताधारी पार्टी की निंदा करने के लिए। दूसरा ऑप्शन विपक्ष के सदस्यों के मंत्रियों की जानकारी मांगने के लिए। सी ऑप्शन हमारा जो कार्यवाही ये जो स्थायी अवकाश के लिए अवकाश सदन के सदस्यों को सूचित करने के लिए। बी ऑप्शन में कुछ सदस्यों के अनुचित और हिंसक व्यवहार को रोकने के लिए। तो भाई इसमें लोकसभा सत्ताधारी को निंदा करने के लिए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को आधार होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा 103वां। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कथन पर विचार कीजिए। तो हमारे लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव को अपनाने के लिए कारण देना अनिवार्य है। दूसरे में इससे जो मंत्रिपरिषद के साथ साथ जो व्यक्तिगत मंत्री के लिए खिलाफ की जो पारित किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन हमें किसी भी लोकसभा के पारित किया जा सकता है। इसे तो मंत्रिपरिषद को कार्यालय में इस्तीफा देना होगा। तो गलत कौन सा है? तो कथनों पर विचार कीजिए। एक दो, एक और दो, दो और तीन, दो और तीन। तो भी इसमें भी हमारा जो 20 द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति के साथ एक राज्य और लोकसभा का सदस्य हो सकता है।
दूसरा में एक व्यक्ति एक लोकसभा और विधानसभा सदस्य हो सकता है। थर्ड में एक व्यक्ति एक लोकसभा का सदस्य हो जो केंद्रीय मंत्री हो सकता है। तो कौन सा ही है? केवल एक और तीन, दो और तीन, तीन और एक, दो, तीन। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 105 है। विशेष बहुमत के निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पारित किया जा सकता है? तो साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, धन विधेयक, मनी बिल, सी हमारा जो वित्तीय विधेयक, फाइनेंशियल बिल, और डी ऑप्शन हमारा जो संवैधानिक संशोधन बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो इसमें हमारा जो है जाएगा क्वेश्चन नंबर 106 है। अगर राज्य सरकार के धन विधेयक को खारिज कर दिया जाता है तो क्या होता है? तो ए ऑप्शन हमारा लोकसभा और जो विधेयक आगे नहीं बढ़ सकती। बी ऑप्शन हमारा लोकसभा विधेयक और जो अधिक विचार नहीं कर सकती। सी ऑप्शन हमारा जो पुनर्विचार और लोकसभा राज्यसभा के विधेयक भेज सकती है। डी ऑप्शन हमारा जो विधेयक पारित करने के लिए राष्ट्रपति और जो एक जो संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए उसे जो अक्षुण्ण रखें और इसमें उससे संबंधित क्या है? तो फर्स्ट है हमारा जो संविधान के उद्देश्य का। बी ऑप्शन हमारा जो है भारत राज्य की निधि निषेध तत्व। सी हमारा मूल अधिकार और डी ऑप्शन हमारा मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है। तो निम्नलिखित कथनों में से भारत के नागरिक के रूप में मूल कर्तव्य सही सही है। तो कौन सा सही है? फर्स्ट हमारा जो इन कर्तव्य को परिवर्तित करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया नहीं है। दूसरी ऑप्शन हमारा जो विधिक कर्तव्य के बाद जो परस्पर जो है संबंधित है। तो इसमें से कौन सही है? एक दो ना, तो एक सही ना एक दो सही। डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है। भारत में जो संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के अधिकार को सही संबंध है। ए ऑप्शन हमारा जो अधिकार कर्तव्य के साथ जो संबंधित है। बी ऑप्शन में अधिकार व्यक्तिगत और जो समाज के कर्तव्य के लिए स्वतंत्र है। और सी ऑप्शन में भारत के जो व्यक्तिगत विकास के लिए अधिकार न्याय जो कर्तव्य महत्वपूर्ण है। डी ऑप्शन है हमारा भारत में राज्य के लिए कर्तव्य न्याय और अधिकार महत्वपूर्ण है। तो भाई इसमें हमारा जो बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें ये हमारा 110 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कब चलाई जाती है? ए ऑप्शन में संविधान का उल्लंघन पर, बी ऑप्शन में संसद के अनादर पर, सी ऑप्शन में प्रधानमंत्री सलाहकार पालन न करने पर, और डी हमारा उपयुक्त सभी। तो संविधान का उल्लंघन करने पर इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में पूछा गया है। तो कौन सा गलत है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के राज्य के कानून को नहीं पढ़ाया जा सकता। बी ऑप्शन हमारा जो राष्ट्रपति मृत्यु की सजा पूरी तरह से क्षमा कर सकता है। और थर्ड हमारा जो क्षमा करने की शक्ति जो विवेकाधीन शक्ति है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ये विवेकाधीन शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 112 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है संसद के राष्ट्रपति और दोनों सदस्य शामिल हैं। तो कोई कथनों पर विचार कीजिए। केवल एक और दो ना, तो एक से नहीं दो से। तो एक दो तीन, एक दो इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य से चुने जाते हैं। बी ऑप्शन में जो राज्य लोकसभा के जो एक सदस्य राष्ट्रपति के राज्यसभा के चुनाव लड़ सकता है। सी ऑप्शन में कोई भी उम्मीदवार राज्य के किसी भी लोकसभा के चुनाव लड़ सकता है, लेकिन राज्यसभा के उम्मीदवार किसी भी राज्य का निवासी होना चाहिए और निवासी सदस्य से इच्छा रखता है। डी ऑप्शन में भारत का संविधान स्पष्ट रूप से जो सरकारी कर्मचारी लोकसभा जो नियुक्ति निर्देशित करता है। तो इसमें ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। राज्यसभा के सदस्य के रूप में निम्नलिखित पर जो कथन गलत है। भारत के राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पद अध्यक्ष हैं। दूसरा है ऑप्शन हमारा जो है अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। इससे लोकसभा के स्पीकर जो विपरीत जो लोकसभा के सदस्य होते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमारा जो वीटो की समानता के मामले में जो अध्यक्ष नहीं कर सकता। फोर्थ ऑप्शन हमें जो राज्यसभा के स्पीकर विपरीत भारतीय संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। कौन सा? एक दो तीन, एक दो और तीन, और तीन और तीन चार। तो भाई तीन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 115। लोकसभा के स्थायी स्पीकर के बारे में लिखित पर विचार करें। तो लोकसभा के चुनाव के बाद राष्ट्रपति स्थायी रूप से स्पीकर शपथ दिलाते हैं, जो लोकसभा के स्थायी सदस्य का शपथ के समान है। दूसरा ऑप्शन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अनुपस्थिति के स्थायी स्पीकर सदन की कार्यवाही संचालित करते हैं। तो कौन सा? एक दो और दो, नहीं तो एक सही ना दो सही। तो भाई इसमें हमारा जो है जाएगा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। जब लोकसभा के स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, तो फर्स्ट हमारा जो स्पीकर सदन की बैठक में अध्यक्षता नहीं कर सकता।
दूसरा ऑप्शन है हमारे कार्यवाही में बोल सकता है, वह किसी भी मामले में वोट नहीं कर सकता। तो चुनाव कौन सा कीजिए, तो 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3। तो बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 117। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के स्पीकर के पास किसी भी सदन का कार्यकाल के स्थगन करने की शक्तियां हैं जो लोकसभा के केवल राष्ट्रपति के सभा का बुला सकता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा, यदि कोई स्पीकर भंग न हो, यदि कोई स्पीकर भंग न हो तो 5 साल की अवधि के बाद लोकसभा का संचालित विघटन हो जाता है और राष्ट्रपति के विघटन की कोई भी औपचारिक आदेश जारी नहीं किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है, लोकसभा के विघटन के बाद जो पहली बैठक के पहली पुरानी लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय बना रहता है। तो कौन सा सही है, तो इसमें जो हमारा 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3, तो इसमें 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा नीचे दी गई परिस्थितियों में से जो लोकसभा के विघटन की विवेक भंग कब होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विवेक राज्यसभा द्वारा जो लोकसभा में लंबित है। दूसरा ऑप्शन है जो विधेयक के 2 सदस्य के द्वारा पारित है। थर्ड ऑप्शन में लोकसभा के पारित और जो सभा के लिए सभा में लंबित है। और फोर्थ हमारा जो लोकसभा के लिए किसी भी पेश किए गए जो पारित किया जा चुका है। तो कौन सही है, इसमें भी हमारा डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 119 है। प्रत्येक जो विधेयक संसद के किसी सदनों द्वारा पारित किए गए जो राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर के परिणाम स्वरूप जो है विधेयक के जो कानून में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है, तो प्रत्येक संसद का पहला घंटा आम सत्र का प्रश्नकाल होता है। दूसरा ऑप्शन हमारा जो है इसमें स्टेटमेंट है प्रश्नकाल, जो प्रश्नकाल के अंदर तुरंत बाद होता है जो कार्यवाही के शुरू होने से तल से चलता है। थर्ड है हमारा जो प्रश्नकाल में दिए गए प्रश्नों को मौखिक उत्तर दिए जाते हैं। और डी फोर्थ हमारा शून्य काल में संसद की कार्यवाही के बारे में एक जो भारतीय नवीनता का उदाहरण है। तो कौन सही है, 1 2 3, इसमें 1 2 3, 2 और 3 सही। तो इसमें से भाई उत्तर 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा जो 120, विधेयक से पहले 2 वाचन के दौरान जो एक सदन के द्वारा निम्नलिखित पर जो कदम उठाया जा सकता है। तो ए ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा जो जनमत के ज्ञात करने के लिए विधेयक द्वारा प्रवचित करना। बी दूसरा ऑप्शन है विधेयक द्वारा जो खारिज कर देना। सी ऑप्शन थर्ड जो स्टेटमेंट है संशोधन जो विधेयक को संशोधन करना। फोर्थ हमारा जो दोनों सदनों के संयुक्त रूप से विधेयक सौंपना। तो कौन सा ये 2 और 3, 1 2 3 और 1 2, 1 2 3 4। तो इसमें जो हमारा 1 3 4 इसका करेक्ट आंसर है, तो पूर्ण रूप से खारिज किया सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 है, एक निजी विधेयक और जो सार्वजनिक विधेयक के रूप में अंतर रूप से विचार करें। तो फर्स्ट हमारा जो सार्वजनिक विधेयक के रूप में विस्तृत निजी मसौदा तैयार करने के लिए खुद तैयार करता है। दूसरा ऑप्शन सार्वजनिक विधेयक मतदान करने के 7 दिन का नोटिस तोड़ना और जो मतदान करने के लिए 1 माह में नोटिस की आवश्यकता होती है। थर्ड ऑप्शन है निजी विधेयक के हार के मामले में जो सदस्य विधेयक पेश करते हैं इस्तीफा की जरूरत नहीं होती। कौन सही है, केवल 1 और 2, 1 2 3, 2 और 3, 1 2 3, 1 2 4। तो इसमें 1 2 3 4 3 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 122 है हमारा, भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति है जो मंत्रियों के बीच में भागों के आवंटन का निर्णय लेता है। दूसरा ऑप्शन है वह राष्ट्रपति है जो किसी भी मंत्री का निकाल सकता है। ओके मैं कौन सा ये 1 और 2, 1 2 ना तो 1 सही ना 1 2 सही। तो बट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 123 है हमारा, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले निर्वाचन मंडल शामिल हैं। तो 100 ए ऑप्शन हमारा जो फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट है लोकसभा के सभी सदस्य। दूसरा हमारा राज्यसभा के सभी विधान सभा के सभी सदस्य। थर्ड है हमारा जो राज्यसभा के सभी सदस्य। फोर्थ है हमारा राज्यसभा के विधान सदस्यों के सभी सदस्य। और जो सभी का चुनाव कीजिए। तो सही है हमारा जो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 4 उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 है, भारत में कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल का हिस्सा है उसमें से महाभियोग के जो मंच हिस्सा नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा, थर्ड ऑप्शन हमारा जो राज्य विधान परिषद, डी ऑप्शन हमारा राज्य विधानसभा। तो भाई इसमें हमारा जो डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 है हमारा, तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में गलत कौन सा है। तो राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में भाग लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है विधानसभा के सदस्य जो सदस्यों के कुल वोट का निर्वाचन कुल संख्या के विभाजित कर दिया जाता है जो प्रत्येक जो सदस्य एमपी के वोट में जो मूल्य रखता है। थर्ड ऑप्शन में यहाँ तक कि 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार सफल उम्मीदवार के चुनाव के लिए पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है। और फोर्थ हमारा किसी भी चुनाव के लिए बंद कर दी जाती है और सुविधा के लिए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। तो इसमें से कौन सा सही है, तो 1 2 3, 3 4 2 3। तो इसमें फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में जो मतदान योग्य नहीं है, यदि क्या होता है? तो यदि का बताना है, वह एक खुद एक उम्मीदवार है। दूसरा, वह एक खुद जो विधायक के रूप में निचले सदन में बहुमत अभी तक साबित नहीं कर पाया। सी ऑप्शन है, जो वह राज्य विधायक के रूप में जो संसद का सदस्य है, वह एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री है। तो भाई इसमें हमारा जो है सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 127 है भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति